गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ेंगे दहेज मृत्यु। सबसे पहले जानते हैं दहेज को। दहेज सभी को पता होगा, शादी में लिया दिया जाने वाला, आप इसे सामान भी कह सकते हैं, पैसा भी कह सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, कुछ भी जो डिमांड के रूप में होता है उसे दहेज कहा जाता है। शादी में बहुत सारे गिफ्ट दिए जाते हैं, बहुत सारी भेंटें दी जाती हैं, तो सब कुछ दहेज के अंदर नहीं आता। जिस चीज़ की डिमांड की जाती है वो चीज़ दहेज के अंदर आती है। कुछ लोग बोलते हैं कि शादी में ये दिया है, वो दिया है, ये दहेज आया है। दहेज का मतलब उस सब से नहीं होता। मान लीजिए अगर कोई शादी में किसी को बहुत बड़ा तोहफा दे दे, तो ऐसा नहीं है कि वो दहेज है, कि उसकी डिमांड थी वो तो ही दिया गया। वो प्यार से भी दिया जा सकता है, जिसे कहते हैं लव एंड अफेक्शन में। तो वो कोई मतलब अपने दामाद को या अपनी बहू को प्यार से भी तोहफा दे सकता है, चाहे वो कितना भी एक्सपेंसिव हो। लेकिन दहेज में वो चीज़ें आती हैं जिनके लिए डिमांड की जाती हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी, जिसे कहा जाता है दहेज मृत्यु। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो आईपीसी की धारा 304 बी है वो आपराधिक विधि संशोधन 1986 के द्वारा जोड़ी गई थी, और दहेज के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए आईपीसी में इस धारा को जोड़ना पड़ा, ताकि दहेज के मामलों में और दहेज मृत्यु के मामलों में कमी आ सके। एक बात और, जो दहेज मृत्यु के लिए धारा है हमारी 304 बी, इसे कहाँ रखा गया है? इसे रखा गया है अध्याय 16 में। अध्याय 16 क्या कहता है? अध्याय 16 कहता है शरीर पर, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के संबंध में। तो अध्याय 16 में सारी धाराएं जो हैं वो ऐसी धाराएं हैं जो मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के संबंध में हैं। मतलब ऐसे अपराध जो मानव के शरीर को संकट उत्पन्न करते हैं। अब हम आते हैं हमारी आज के टॉपिक आईपीसी की धारा 304 बी में। तो मैं 304 बी आपको, धारा 304 बी मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाता हूं। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 है, जब किसी स्त्री की मृत्यु शारीरिक दाह से या फिर शारीरिक क्षति से होती है, या फिर सामान्य से अन्यथा परिस्थितियों में होती है, मतलब असामान्य परिस्थितियों में होती है। अब शारीरिक दाह का मतलब क्या है? शारीरिक दाह का मतलब है जलने से हो जाती है, या फिर किसी तरीके से स्त्री के साथ मारापीटी करने से या उसके संग कोई भी क्रूरता करने से हो जाती है। फिर इसमें एक बात और कही गई है कि सामान्य से अन्यथा परिस्थिति में हो जाती है, मतलब असामान्य तरीके से होती है। एक तो डेथ होती है जो नेचुरल डेथ होती है, तो नेचुरल डेथ नहीं होती है, वो किसी के द्वारा कारित की जाती है। अब सामान्य से अलग परिस्थिति का मतलब क्या है? सामान्य से अलग परिस्थिति का मतलब है कि नदी में कूदने से, मारा पीटी ले लो, फांसी लगाने से, कुएं में कूदने से, या किसी भी ऐसे तरीके से मृत्यु हो जाती है, तो ये सामान्य से अलग मृत्यु मानी जाएगी। पॉइंट नंबर 2 है, ऐसी मृत्यु उस स्त्री के शादी के मतलब विवाह के 7 वर्ष के भीतर कारित होती है। ऐसी मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के अंदर होनी चाहिए। हमारा तीसरा पॉइंट है, ऐसी मृत्यु से कुछ समय पहले उस स्त्री के पति ने या फिर पति के नातेदारों ने, नातेदार के अंदर सभी नातेदार आएंगे जिन्होंने ये एक्ट किया होगा, मृत्यु से कुछ समय पहले पति ने और पति के नातेदारों ने उस स्त्री से दहेज के संबंध में, दहेज की मांग की थी, क्रूरता की थी, उस स्त्री को तंग किया था और उसे परेशान किया था, तो ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा। तो जो मैंने आपको 1, 2 और 3 पॉइंट बताए, जब ये पॉइंट पूरे हो जाते हैं और इनमें कोई मृत्यु होती है तो ऐसी मृत्यु को कहा जाता है दहेज मृत्यु। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट था उसमें एक वर्ड यूज किया गया था, मृत्यु से कुछ समय पूर्व दहेज की मांग करना। अब ये पॉइंट अपने आप में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि जो कहा है मृत्यु से कुछ समय पूर्व, मान लीजिए किसी स्त्री की मृत्यु हुई 2 बजे के टाइम, तो उससे दहेज की मांग कब की जानी चाहिए? जैसा कि वर्ड सेंटेंस यूज किया गया है कि कुछ समय पहले होनी चाहिए। अगर स्त्री की मृत्यु 2 बजे हुई तो उससे दहेज की मांग क्या, मतलब 1 बजे की जानी चाहिए, 1:30 बजे की जानी चाहिए, या 1:45 पे की जानी चाहिए? इस बात को मैं आपको क्लियर करता हूं, क्योंकि इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि वो यूज ही सेंटेंस ऐसा किया गया है कि मृत्यु से कुछ समय पहले। तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आज मृत्यु हुई, मान लीजिए आज की डेट में मृत्यु हुई, तो मृत्यु से 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 साल पहले से या 6 महीने पहले से दहेज की मांग जो है वो लगातार चली आ रही है। इसका मतलब है ये, ऐसा नहीं है कि दहेज मतलब मृत्यु से आधा घंटे पहले दहेज की मांग की और विवाहिता को मार दिया, तो ऐसे में तो पता ही नहीं लग पाएगा कि दहेज की मांग से मारा है, कैसे मारा है ना। तो ये जो कंटिन्यूटी है ये चली मतलब आनी चाहिए। जैसे मृत्यु के 1 साल पहले से, 1.5 साल पहले से ये बात चल रही हो, उसे परेशान किया जा रहा हो कि तुम दहेज लाओ, ये सब ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट उसी टाइम पे कि उसी वक्त उसकी मृत्यु हो गई और 15-20 मिनट पहले कहा गया था कि तुम दहेज लाओ, ठीक है। अब इससे जुड़े हुए कुछ केस लॉ मैं आपको बताता हूं, जहां पर
कुछ समय पूर्व, मृत्यु से कुछ समय पूर्व वर्ड यूज किए गए हैं। हमारा 2013 का एक मामला है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिसमें फैसला सुनाया गया था, वो है कश्मीर कौर बनाम पंजाब राज्य। इस मामले में होता क्या है, इस मामले में विवाहिता स्त्री की मृत्यु विवाह के 11 महीने के भीतर हो जाती है। मतलब जैसे ही विवाह को 11 महीने होते हैं, 11 महीने में उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु से 3-4 दिन पहले मृतका के सास ससुर ने उससे दहेज की मांग की होती है और मृतका ने ये बात अपने माता पिता को बताई थी। मतलब मृतका ने ये बात अपने पिता को बताई थी कि उसके सास ससुर उससे दहेज की मांग कर रहे हैं। और इस मामले का एक और एविडेंस था, एक और गवाह था, साक्षी था, जिसने जिस दिन उस मृतका की मृत्यु हुई थी, उस मृत्यु वाले दिन की सुबह मृतका के सास ससुर को दहेज के संबंध में मृतका को मारते पीटते हुए, उससे प्रताड़ित करते हुए देखा था। एक मामला और है, देवेंद्र सिंह और अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मृत्यु से कुछ समय पहले या मृत्यु से तुरंत पहले का अर्थ यह है कि स्त्री की मृत्यु के लगभग पहले, मतलब ये नहीं है कि मृत्यु के एग्जैक्ट पहले, मतलब मृत्यु से कुछ समय पहले को ऐसे हम लगाएंगे कि मृत्यु से लगभग पहले। ये 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, कुछ भी हो सकता है। मतलब पहले का मतलब यह है कि उसकी मृत्यु से पहले या कुछ समय पहले कि वो मांग मतलब कंटिन्यू आते रही है, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 1 साल, 6 महीना, कुछ भी हो सकता है। आप इसे समझ गए होंगे। अब जानते हैं दहेज मृत्यु के अंतर्गत सजा का प्रावधान क्या है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अंतर्गत दहेज मृत्यु आती है और जो कोई ऐसी दहेज मृत्यु कारित करेगा उसको कम से कम 7 साल की सजा होगी, जो कि आजीवन कारावास तक हो सकती है। एक तो आजीवन कारावास होगा, अगर आजीवन कारावास नहीं दिया जाता है तो परिस्थितियों को देखते हुए कम से कम 7 साल की सजा तो भुगतनी ही होगी। तो इसमें जो सजा है वो है 7 साल की सजा कम से कम या फिर आजीवन कारावास। और ये मामला सेशन कोर्ट के द्वारा विचारणीय है। मतलब जो ये मामला है ये सेशन ट्रायल है। जहां हमने आपको बताया आईपीसी की धारा 304B, ये धारा लिंक होती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B से। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B भी आपराधिक विधि संशोधन 1986 के द्वारा ही जोड़ी गई है। अब क्या कहती है धारा 113B भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये भी जानते हैं। धारा 113B कहती है, जब प्रश्न ये है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु कारित की है, उसे दहेज के संबंध में क्रूरता, तंग या परेशान किया है, तो ऐसे में हमारा न्यायालय ये उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की है। मतलब अगर न्यायालय के सामने ये पॉइंट आ जाते हैं और न्यायालय को ये विश्वास है कि स्त्री की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई है, उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले उसे दहेज के संबंध में परेशान या तंग किया गया था, स्त्री की मृत्यु शारीरिक दाह, शारीरिक क्षति या फिर सामान्य से अन्यथा परिस्थितियों में हुई है, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उस स्त्री की मृत्यु दहेज मृत्यु है। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है धारा 113B में, ध्यान से सुनिए। उपधारणा करेगा मतलब सेल्फ प्रिज्यूम। उपधारणा करेगा का मतलब है कि न्यायालय यहाँ पे उपधारणा करने के लिए बाउंड है। न्यायालय ये मान के चलेगा कि जो अपराधी लोग हैं, उन्होंने, जो अभियुक्तगण हैं, उन्होंने ऐसी दहेज मृत्यु कारित की है। तो न्यायालय ये मानेगा कि ऐसे लोगों ने दहेज मृत्यु की है, क्योंकि इसमें वर्ड यूज हुआ है उपधारणा करेगा, सेल्फ प्रिज्यूम, ना कि मे प्रिज्यूम। अगर मे प्रिज्यूम होता तो उपधारणा कर सकेगा, ये न्यायालय के ऊपर डिपेंड था कि वो इसमें प्रिसप्शन करे या ना करे। लेकिन यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है उपधारणा करेगा, तो न्यायालय यहाँ पे बाउंड है कि वो ऐसी उपधारणा करे। और मतलब यहाँ पे जो न्यायालय है ये मान के चलेगा कि ऐसे अभियुक्तों ने दहेज मृत्यु कारित की है। ऐसे में साबित करने का भार होगा जो अपोजिट पार्टी है, जो अभियुक्त लोग हैं, उन पे ये साबित करने का भार होगा कि उन्होंने दहेज मृत्यु कारित नहीं की है। तो अभियुक्तगण ये साबित करें कि उन्होंने दहेज मृत्यु कारित नहीं की है और अपने को डिफेंड करें। इसमें अभियोजन पक्ष को यही साबित करना होता है कि मतलब जो दहेज मृत्यु है वो विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई है, कुछ समय पहले क्रूरता, तंग और डाउरी डिमांड की गई थी, शारीरिक दाह और शारीरिक क्षति से मृत्यु हुई है। और यही सब जो मैंने आपको 304B के अंदर बताए, ये सारे होते हैं अभियोजन के मतलब बर्डन ऑफ अभियोजन पे होता है। वैसे जो इसमें सामान्यतः बर्डन ऑफ प्रूफ है वो होता है अपोजिट पार्टी पे, मतलब अभियुक्तगण पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको धारा 304B आईपीसी समझ में आ गई होगी। मेरे साथ बने रहिए ऐसे ही मेरे वीडियोज में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।